एक बार एक विमान में एक बहुत ही खूबसूरत महिला ने प्रवेश किया। विमान में चढ़कर जब महिला अपनी सीट के पास गई तो उसे अपने बाजू वाली सीट पर एक अपंग व्यक्ति नजर आया जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। महिला को उस अपंग व्यक्ति को देखकर काफी घिन हुई। उसने आवाज देकर एयर होस्टेस को बुलाया और अपनी सीट बदलने के लिए आग्रह करने लगी। एयर होस्टेस ने महिला से सीट बदलने का कारण पूछा तो महिला बोली, मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर सफर नहीं कर सकती जिसके दोनों हाथ नहीं हूँ। मैं इस व्यक्ति के प्रति सहज नहीं हूँ। मैं इस व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज आप मुझे कोई और सीट दे दीजिए। दिखने में शांत और पढ़ी लिखी महिला के इस तरह के व्यवहार पर एयर होस्टेस अचंभित हुई। एयर होस्टेस ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई भी सीट खाली नहीं थी। एयर होस्टेस ने महिला को कोई भी सीट खाली न होने को कहा और साथ में ये भी आश्वासन दिया कि यात्रियों की सुविधा उनका पहला कार्य है, इसलिए वह कैप्टन से बात करके कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगी। इतना कहकर एयर होस्टेस कैप्टन के पास चली गई। कुछ देर बाद एयर होस्टेस वापस आई और महिला से बोली, मैडम, आपको हुई असुविधा के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल इस पूरे विमान में एक ही सीट खाली है जो कि बिजनेस क्लास की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी का प्रथम उद्देश्य यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखना है, इसीलिए हम हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार किसी इकोनॉमी क्लास के यात्री को बिजनेस क्लास में बिठाने जा रहे हैं। एयर होस्टेस की बात सुनकर महिला बहुत खुश हुई और धन्यवाद कहते हुए अपनी सीट से उठने लगी। तभी एयर होस्टेस ने उस अपंग व्यक्ति की ओर अपने दोनों हाथ बढ़ाते हुए कहा, सर, आपको हो रही असुविधा के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन हम आपको इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास की सीट दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी अशिष्ट यति के साथ यात्रा करें। एयर होस्टेस की यह बात सुनकर सभी यात्री एयर होस्टेस के इस निर्णय के लिए तालियां बजाने लगे और वह सुंदर महिला अपने इस तरह के बर्ताव पर अब नजरें नहीं उठा पा रही थी। तभी वह व्यक्ति अपनी सीट से उठा और बोला, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। कश्मीर में हुए एक मिशन के दौरान मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए, लेकिन मुझे हमेशा खुद पर देश के लिए दिए इस बलिदान पर गर्व होता था। आज जब महिला यात्री की यह बात मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि मैंने भी किन लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खो दिए। लेकिन जब आप सभी के व्यवहार और सोच को देखा तो मुझे आप खुद पर गर्व महसूस हुआ। इतना कहकर वह यात्री बिजनेस क्लास में चला गया और वह महिला शर्म से पानी पानी हो गई। प्रकृति हमेशा अपने नियम से चलती है। इस बार भी ठीक समय पर बसंत आ गया था। पतझड़ के मौसम के बाद हर बार बसंत को बसंत का इंतजार रहता था, लेकिन इस बार बसंत की जिंदगी का पतझड़ खत्म ही नहीं हो रहा था। सुबह सुबह ही सास के ताने सुनने के बाद बसंत के दिन की शुरुआत होती थी। आसपास की बगिया में फूल खिल चुके थे। पूरी बगिया आज फूलों से महक रही थी, लेकिन बसंत के जिंदगी की महक तो न जाने कहाँ गुम थी। बसंत का मन आज भी बेरंग और उदास था। बस बहुत हो गया। क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ ताने ही लिखे हैं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं? बस इन्हीं सवालों को सोचती हुई वह उस दोराहे तक आ गई थी, जहाँ एक रास्ता उसके मायके की ओर जा रहा था और एक रास्ता उसके ससुराल की ओर। लेकिन दोनों रास्तों पर उसे उसकी मंजिल नहीं नजर आ रही थी। कहाँ जाना है बहन जी? ऑटो वाले ने पूछा। कहीं नहीं, कहते हुए मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी। माँ ने पराया धन समझकर दूसरों को सौंप दिया और सास ने पराई जाय कहकर प्यार और अपनापन नहीं दिया। बहन जी, ये फूल लीजिए, घर के फूलदान में लगाएगा।
घर महक उठेगा, मुझे नहीं खरीदना, कहकर फिर मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी। घर, कैसा घर? मायके में भाई ने कहा अब ये तेरा घर नहीं है। ससुराल में पति ने कहा यह मेरा घर है। मेरे पास तो कोई हुनर भी नहीं है। जब भी कुछ सीखना या करना चाहा तो माँ का जवाब होता अपने घर ससुराल में करना, और सासू माँ का ताना होता मायके में क्या सीखा। लंबी सांस लेते हुए बसंत के बुदबुदाने का काम जारी था। इतना सब सोच सोच के बसंत की आंखें भर आई थी। भरी आंखों से वह फिर सोचने लगी, हम 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए व्रत करते हैं और वह एक जन्म भी नहीं निभा पाते। बस यही सोचते सोचते वह वही लगी एक बेंच पर बैठ गई। तभी सामने लगे एक फ्लेक्स पर उसकी नजर पड़ी। दोनों पैर न होते हुए भी एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला गले में पड़े मेडल को चूमती हुई दिखाई दी। उसने बड़े गौर से उस फ्लेक्स पर देखा, फिर अपने आप पर गौर किया। कुछ ही पल लगे उसे संभलने में। एकाएक उठ खड़ी हुई। उसे तो जैसे अमृत की बूंद मिल गई थी। ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ दोनों राहों को छोड़ निकल पड़ी अपनी राह खुद बनाने। आज उसके जीवन में असली बसंत का आगमन हो चुका था। आज मोना देरी से सोकर उठी। ऑफिस से छुट्टी जो ले रखी थी, हल्की सी ठंड थी, इसलिए आज मोना बालकनी की धूप में बैठी थी। बालकनी में बैठे बैठे वह फिर आदि की यादों में खो गई। कैसे वह घंटों इसी बालकनी में आदि के कंधे पर सर रखे बातें करती रहती थी, और आदि उसे तो बस मेरे घुंघराले बाल मिल जाए, घंटों मेरे बालों में अपनी उंगलियां घुमाए, मुझे यह एहसास दिलाता रहता कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। आज से लगभग साल भर पहले एक कार हादसे के दौरान आदि मोना को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। अभी मोना की उम्र ही क्या थी। शादी के बाद मोना और आदि 2 साल भर ही साथ रहे होंगे कि यह हादसा हो गया। घर वाले मोना पर रोज अपनी नई जिंदगी शुरू करने का दबाव बनाते, कहते अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम अब भी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। लेकिन मोना किसी की न सुनती। औरों के लिए तो आज वैलेंटाइन डे था, लेकिन मोना के लिए कुछ नहीं। वो हरदम आदि की यादों में ही खोई रहना चाहती थी। हालांकि पिछले कुछ महीनों से उसके साथ उसके ऑफिस में काम करने वाला राज उसमें दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन मोना के कठोर रवैये के कारण आज तक मोना से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन वह मोना की हर संभव मदद करता है, वह चाहे आइस का काम हो या फिर बाजार का कुछ काम। आज तक उसने मोना की हर पल सहायता की है, और शायद इसीलिए मोना का स्वभाव भी अब राज के लिए बदलने लगा था। अब मोना ऑफिस जाते हुए अपने पहनावे पर भी ध्यान देने लगी थी। जाते जाते अब वह एक बार आईने में खुद को जरूर देख लेती। बस यही सोचते सोचते वह बालकनी की धूप में बैठी थी। ओफो, मैं भी क्या सोचने लगी। चलो आज वैलेंटाइन डे है, कहकर वह किचन में चली गई। आदि, मन तुम तन से मेरे साथ नहीं हो, पर मन से तुम आज भी मेरे साथ हो। तुम्हारी यादें आज भी मुझे जिंदा रखे हैं। देखो, आज मैंने तुम्हारी पसंद वाली पनीर की सब्जी और लच्छे पराठे बनाए हैं। आओ चलो हम भी वैलेंटाइन डे मानते हैं। तभी डोर बेल बजने से वह दरवाजा खोलती है। देखा तो सामने राज खड़ा था। राज को इस समय घर पर देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन फिर मन ही मन सोचने लगी कि कहीं न कहीं आज मन में राज के आने की आस तो थी। अगले ही पल बिना कुछ कहे राज ने अचानक गुलाब का फूल देते हुए अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। मोना ने मुड़कर आदि की तस्वीर की ओर देखा, मानो आदि की तस्वीर ही इस पवित्र प्रेम को अपनी स्वीकृति दे रही हो, और मोना ने मुस्कुराते हुए फूल ले लिया।
आसमान में काले काले बादल छाए थे। हवाएं जोर पकड़ती जा रही थी। वर्षा होने लगी। तेज होती हवाएं आंधी तूफान का रूप धारण करती जा रही थी। बिजली यूं कड़क जाती मानो अभी अभी कान के पास से होकर गुजरी हो। खपराल से पानी रिस रहा था। रम्या वही एक कटोरा रखते हुए पति राम बाबू से बोली, आपको लड़के को इतना नहीं डांटना चाहिए। देखो 2 दिन हो गए अब तक नहीं लौटा, कहीं गुस्से में कुछ गलत सलत न कर लें। आंसू पोंछते हुए रम्या सिसकने लगी। एक तूफान बाहर था और एक तूफान एक राम बाबू के अंदर बवंडर मचा रहा था। क्या मैं उसका दुश्मन हूँ? उसको डांट दिया तो उसके भले के लिए ही डांटा। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, गधना भी पड़ता है। दिन भर किताबों में डूबे रहना दिमाग और पेट के लिए ठीक नहीं। क्या पता था घर छोड़ के भाग जाएगा। रामबाबू अब पछता रहे थे। वे जब शिवा की उम्र के थे तो उनके बापूजी भी उन्हें निठल्ला कामचोर समझते थे। क्या मैंने घर गृहस्थी न संभाल लिया? धीरे धीरे वो भी सीख ही जाता। इसी बीच किसी अनहोनी की आशंका से बाबू एकदम सिहर जाते। बुढ़ापा आत्मग्लानि से कट मरे ऐसा जान पड़ता था। आज भी बार बार दरवाजा से बाहर देखते देखते शाम हो गई थी। बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी। कोई गाड़ी सड़क से निकलती तो बाबूजी बड़ी बेचैनी से देखते, फिर शिवा को न पाकर निराश हो जाते। बेहोशी की सी हालत होने लगी थी। चिंता उन्हें गलाए जा रही थी। तभी वे लाठी लेकर उठ खड़े हुए। रम्या ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? तो बोले, कहीं नहीं, जरा चौक हो आते हैं। तुम चाय बना के पी लेना, मैं तुरंत आता हूँ। इतना कहकर बाबूजी बाहर निकल गए। जवान बेटा 2 दिन से गायब है, अब आपको चौक सूझ रहा है। बदबदाते हुए रम्या अंदर बत्ती जलाने चली गई। बाबू अब भला कहाँ जाते? धोती कसकर धीरे धीरे काधागोला स्टेशन की ओर चले। थोड़ी दूर ही गए होंगे कि फिसल कर गिर पड़े। पूरा धोती कुर्ता कीचड़ में सन गया। उसके बाद उन्हें नहीं पता। आँख खुली तो सामने शिवा रम्या थे। धोती कुर्ता नया था, लगा जैसे सपना देख रहे हो। पास पड़ी लाठी उठाए, 2-4 लाठी हौले हौले से शिवा पर बरसा दिए। फिर दूसरे ही पल शिवा से लिपट कर खूब रोने लगे। शिवा भी रोने लगा। ए बाबू रोना नहीं तो फिर चला जाऊंगा, कहते हुए शिव ने बाबूजी को गले से लगा लिया। राम बाबू आंसू पोंछते हुए लाठी लिए बोले, जाने की बात मत करना, नहीं तो 2 लाठी और पड़ेंगे। रम्या के आंसू से उसका आंचल पूरा भीग चुका था। रम्या ने शिवा के कान पकड़ के पूछा, 2 दिन से कहाँ थे? माँ, शहर में नौकरी लगी है। स्कूल में बाबूजी गुस्से में थे इसलिए कुछ नहीं कहा। सोचा जब तक लौटूं तब तक उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। माँ बाप से शिवा को चेतावनी मिली, ऐसा दोबारा ना हो। शिवा सब जान चुका था। माँ बाबा का प्रेम पवित्र था, है और रहेगा।